गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सचिन प्रताप आप लोग के सामने वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 4 लेकर उपस्थित हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग गुणनखंड ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। दो संख्याओं का HCF गुणनखंड आभाज्य गुणनखंड विधि से LCM किस प्रकार से निकाला जाता है, और अगर दो संख्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, तो उसका LCM कैसे निकाल देंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड ब्रिज। गुणनखंड ब्रिज क्या होता है? जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं एक ब्रिज में बहुत सारा शाखाएं निकलती है, उसी प्रकार से किसी भी संख्या का अगर उसका अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो बहुत सारे शाखा के रूप में इसको दर्शाने का प्रयास करेंगे, वही हमारा गुणनखंड ब्रिज होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है 330। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से विभाजित होगा, ये 165 मरतबे, उसके बाद 3 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 55 मरतबे, उसके बाद 5 से विभाजित करेंगे 11 मरतबे, उसके बाद 11 से विभाजित करेंगे 1 मरतबे। करना क्या है, सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ रहेगा, संख्या हमारा दिया गया था 330, 330 को ऊपर लिखेंगे और इसको एक बॉक्स के अंदर रख लेंगे। ये हमारा जो संख्या दिया हुआ रहेगा वो संख्या होगा। अब देखिए सबसे पहले इसको 2 से भाग दिया गया है, तो इस संख्या से 2 शाखाएं निकलेगी। पहला शाखा में वो संख्या लिखना है जिससे भाग दे रहे हैं, और भाग देने पर जितना प्राप्त होता है उसको दूसरा बॉक्स में लिखेंगे। तो पहला बॉक्स में हमारा हो जाएगा 2, दूसरा बॉक्स में हो जाएगा 165। इसी प्रकार से पुनः 165 से 2 शाखा निकलेगा। पहला शाखा में वो संख्या लिखेंगे जिस संख्या से भाग दिया गया है, दूसरा बॉक्स में वो संख्या लिखेंगे जो भाग देने में प्राप्त होता। तो यहाँ पर 3 से भाग दिया गया 165 में, 3 यहाँ लिखेंगे, और भाग देने पर 55 प्राप्त हुआ तो 55 यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार से 55 भी भाज्य संख्या है, तो यहाँ से भी 2 शाखा निकलेगी, और पहला शाखा में हमारा वो संख्या होगा जिसमें भाग दिया गया है और जिससे भाग दिया गया है, और दूसरा बॉक्स में हमारा जितना भागफल प्राप्त होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पर 55 को 5 से भाग दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे, और भाग देने पर 11 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों ही जो हमारा बॉक्स में है अभाज्य संख्या प्राप्त है, तो यहीं पर हमारा गुणनखंड ब्रिज समाप्त हो जाएगा। तो प्रत्येक कंडीशन में 2-2 शाखा आपको बनाना है, जो देखने पर लगेगा कि एक ब्रिज के जैसा यहाँ पर दिखेगा, यही हमारा गुणनखंड ब्रिज कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या का गुणनखंड ब्रिज तैयार कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, इसमें बीच वाले स्थान पर मान लेते हैं, यहाँ पर इस स्थान पर आपको कोई संख्या मान उसका पूछ देगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या A है, इसका मान पूछ देगा A का मान कितना होगा। तो A का मान निकालने के लिए चूंकि ऊपर वाला संख्या हमेशा बड़ा संख्या होता है नीचे वाले संख्या से, तो इस स्टेप का, इस लेवल का संख्या जो होगा ऊपर वाले लेवल से हमेशा छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है 330 हमारा बड़ा संख्या होगा, तो इसको 2 से भाग दिया गया होगा, और 2 से भाग देने पर जो संख्या हमारा प्राप्त होगा वही होगा। तो भाग देने पर 165 प्राप्त होगा, ये हमारा 165 यहाँ पर A का वैल्यू हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कहीं पर भी दे सकता है रिक्त स्थान, और आपको पूछ देगा कि वो संख्या कितना होगा, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। गुणनखंड ब्रिज पर आधारित एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कुछ अननोन टर्म है, जैसे A, B, C, D, X, Y, इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है कितने लेवल तक दिया गया है। तो ये जो हमारा फर्स्ट लेवल कहलाएगा, ये हमारा सेकंड लेवल का रहेगा, ये थर्ड लेवल कहलाएगा, ये हमारा फोर्थ लेवल कहलाएगा, ये फिफ्थ लेवल का रहेगा, ये छठा लेवल होगा, और ये 7वां लेवल होगा। प्रत्येक लेवल में आपको 2-2 ब्रांच प्राप्त होगा। तो किसी भी लेवल के जस्ट ऊपर वाला जो लेवल होगा उसमें वैल्यू हमारा बड़ा होगा, उससे जस्ट नीचे वाला जो लेवल होगा उसमें वैल्यू हमेशा छोटा होगा। जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, यहाँ पर 1260 से जस्ट उससे छोटा वैल्यू है, उससे छोटा वैल्यू है। तो प्रत्येक स्टेप में देख रहे हैं लेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसका वैल्यू घटता जा रहा है, क्योंकि जस्ट ऊपर वाला लेवल का वैल्यू बड़ा होता है। तो यहाँ पर A का वैल्यू निकालने के लिए सेकंड लेवल देख रहे हैं, इन दोनों में हम लोग को संख्या दिया गया है 2 और 1260,
तो ए का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तभी यहाँ पर ए का वैल्यू बड़ा हो पाएगा। तो 1260 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा ए का वो हो जाएगा 2520। तो ये हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा। अगला वैल्यू बी का प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग 1260 में 630 से भाग देंगे और भाग देने पर बी का वैल्यू 2 प्राप्त होगा। ये हमारा बी का वैल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से सी का वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम लोग 630 में 315 से भाग देंगे तो वैल्यू आएगा 2, ये सी का वैल्यू होगा। अगला वैल्यू डी का प्राप्त करने के लिए 315 में 105 को भाग देंगे तो हमारा वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, तो डी का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगला x का वैल्यू प्राप्त करने के लिए 105 को 35 से भाग देना पड़ेगा, तो ये 3 मरतबे पूरा विभाजित हो जाएगा, तो x का वैल्यू 3 होगा। पुनः y का वैल्यू प्राप्त करने के लिए 35 को 7 से भाग देना पड़ेगा और वैल्यू हमारा 5 होगा। तो इस प्रकार से सारा वैल्यू हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। तो a का वैल्यू हम लोग प्राप्त करने पर 2520 पाए, b का वैल्यू जो है वो 2 है, c का वैल्यू भी 2 है, d का वैल्यू हमारा 3 है, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है। इस प्रकार से हम लोग किसी भी तरह के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करना है और दूसरा क्वेश्चन है 6370 यहाँ पर है इज इक्वल टू 2 के पावर m, 5 के पावर n, 7 के पावर n, 7 के पावर o, 13 के पावर p। ये सब मल्टीप्लिकेशन के रूप में है। अगर दिया गया है तो m प्लस n माइनस o प्लस p का वैल्यू ज्ञात करना है। इसका मान कितना होगा इसको फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन पर आते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 1440 का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर देखते हैं। 1440 का अभाज्य गुणनखंड 1440 को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं 144 इंटू 10। 144 को हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 12 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। फिर से 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर से 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 कितना बार आया है 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। 3 2 बार आया तो 3 के पावर 2 हो जाएगा और 5 एक बार आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2 का अधिकतम घात कितना है। तो 2 का यहाँ पर हम लोग घात देख पा रहे हैं 5 है, देयरफॉर 2 का अधिकतम घात 5 होगा। अधिकतम घात इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है 6370 इज इक्वल टू 2 टू द पावर m, 5 टू द पावर n, 7 टू द पावर o है, 13 टू द पावर p। तो हमको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले अगर m, n, o और p का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तो उसका मान पुट कर मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले 6370 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 6370 का हम लोग एलसीएम सबसे पहले निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने पर सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3, 1, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 3 1 4, 8 12, 12 पर 17। 3 से विभाजित नहीं होगा तो 5 से भाग देते हैं। 5 से विभाजित करने पर देखेंगे 6 बचे 30, 1 8, 5 3 15 और बचेगा 3, 5 7 बचे 35। उसके बाद हम लोग 7 से इसको डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करते हैं 9 7 63 और 7 इकाई 7। उसके बाद फिर से 7 से विभाजित हो जाएगा 63 91। ये हमारा अभाज्य संख्या प्राप्त हो गया 13। अब भाग नहीं लग सकता तो हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 6370 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको पावर के रूप में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 5 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 2 और 13 टू द पावर 1। यहाँ पर 2 के पावर दिया गया था क्वेश्चन में m, तो m का वैल्यू अगर कंपेयर करें तो हमको पाएंगे कि m का वैल्यू 1 प्राप्त होगा। देखिए सिंस 6370 इज इक्वल टू 2 टू द पावर m
5 टू द पावर n, 7 टू द पावर o एंड 13 टू द पावर p। कंपेयर करने पर वैल्यू हम लोग देख पा रहे हैं, m का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है, o का वैल्यू 2 है और p का वैल्यू 1 है। अब इन सब का मान पुट कर हम लोग आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। देयरफॉर m प्लस n माइनस o प्लस p इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, ए हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर 1 होगा। इस प्रकार से हम लोग किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर इस रूप में दिया हुआ रहेगा तो आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग किसी भी दो संख्या को दिए रहने पर उसका HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं। तो HCF LCM के बीच में कुछ संबंध होता है, तो वो संबंध है पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त के गुणनफल के इक्वल होता है। इसमें कोई भी तीन वैल्यू दिए रहने पर चौथा वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में दोनों संख्या दिया हुआ रहेगा, या तो पूछ देगा लसा ज्ञात करने के लिए, अगर लसा ज्ञात हो जाएगा तो मसा आसानी से इसका मान रखकर ज्ञात कर सकते हैं, या मसा ज्ञात कर लसा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन बनाते हैं। मान लेते हैं पहला संख्या हमारा 96 है एवं दूसरा संख्या हमारा 404 है। तो 96 और 404 का मसा एवं लसा ज्ञात करना। तो सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोग पाएंगे, इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 8, 12 96 होता है। इसको और सिंपल फॉर्म में करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इस प्रकार से हमारा हो गया 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1। इसी प्रकार से 404 का फैक्टर करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 101। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 101 जो है वो हमारा अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको इसी रूप में रखना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 101। तो मसा ज्ञात करने के लिए जो दोनों संख्या में मिनिमम कॉमन होगा उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 के पावर 5 है, तो 2 का मिनिमम पावर जो है वो हमारा हो जाएगा मसा। 2 का स्क्वायर कितना 4, यही हमारा मसा होगा। जो दोनों में कॉमन होता है वही भाग लिखा जाता है। 3 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, और 101 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है। इस प्रकार से हमारा महत्तम समवर्तक जो होगा वो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब हमको मसा ज्ञात हो गया तो लसा निकालने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे चूँकि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू लसा इंटू मसा होता है। पहली संख्या का वैल्यू हमारा है 96, दूसरी संख्या का वैल्यू हमारा 404। लसा को निकालना है तो इसको इसी रूप में रहने देते हैं, और मसा का वैल्यू 4 रहा है। देयरफॉर लसा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वैल्यू 96 मल्टीप्लाई विथ 404 डिवाइडेड विथ 4। ये हमारा 101 बार में विभाजित हो जाएगा, और जो रिजल्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 101 में 96 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 606909। तो हमारा आंसर आएगा 96। ये हमारा एलसीएम होगा। इस प्रकार से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ यानी कि मसा और लसा दोनों ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का लघुत्तम समवर्त जो निकाले थे वो 96 आया था। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी लघुत्तम समवर्त ज्ञात कर सकते हैं। तो
लसा ज्ञात करने के लिए करते क्या हैं, जो दोनों संख्या जितना संख्या दिया हुआ रहेगा दोनों संख्या में अभाज्य गुणनखंड में जो मैक्सिमम पावर होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ 2 का पावर 5 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, तो इन दोनों में मैक्सिमम पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 पहले लिख देंगे और देखेंगे उसके बाद और कोई संख्या कॉमन है कि नहीं। तो 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, और 101 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। जो भाग कॉमन नहीं रहेगा उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। 2 के पावर 5 जो होता है 32 होता है, और 3 में 101 से मल्टीप्लाई करेंगे 303, और 32 में 303 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर 96 आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप लसा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे का जितना भी थ्योरी है जैसे कि √2 अपरिमेय संख्या होता है कैसे सिद्ध करना है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।